चार्ल्स लॉ को डिस्कस करेंगे। चार्ल्स लॉ क्या कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास या अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। यानी चार्ल्स लॉ से ये कह रहा है कि किसी भी गैस का वॉल्यूम या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का वॉल्यूम जो होगा दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर। एब्सोल्यूट टेम्परेचर को बाद में समझेंगे, लेकिन आपने याद रखना है कि गैस का वॉल्यूम टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज कर लो तो गैस का वॉल्यूम खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएगा। क्यों इंक्रीज होगा? क्योंकि गैस मालिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो ज़्यादा हो जाएगी। और आप यूँ समझिए कि गैस के मालिक्यूल्स जो एक दूसरे के थोड़े नज़दीक है, आपने क्या किया, इनका टेम्परेचर आपने ज़्यादा कर दिया, तो जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा इनकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगी और एक दूसरे से क्या हो जाएंगे, दूर दूर हो जाएंगे, यानी बहुत ज़्यादा इलाके पर फैल जाएंगे। तो अब ये लॉ हमसे ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ अ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर व्हेन प्रेशर इज केप्ट कांस्टेंट। अब प्रेशर को हम एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन में बाद में देखेंगे कि प्रेशर को आपने किस तरह कांस्टेंट रखना है। तो अब इसके जो मैथमेटिकल ड्राइवेशन है इसको करते हैं। ये लॉ हमसे ये कह रहा है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट constant temperature at constant pressure constant pressure हमने लिख लिया। आप एंड नंबर ऑफ मोल्स भी लिख सकते हैं, आपने गैस का जो नंबर ऑफ मोल है वो भी फिक्स रखने हैं। तो अब ये हमारे पास मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ चार्ल्स लॉ आया और ये जो निशान है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का है। क्यों वॉल्यूम और ये टेम्परेचर या एब्सोल्यूट टेम्परेचर एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? क्योंकि दोनों बच्चे के ऊपर है। जब भी दो वेरिएबल्स बच्चे के ऊपर हो तो आप यूँ कहोगे कि इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो डायरेक्ट मीन्स कि अगर ये टेम्परेचर बढ़ रहा हो तो गैस का वॉल्यूम भी बढ़ेगा और अगर टेम्परेचर कम हो रहा हो तो गैस का वॉल्यूम भी कम हो जाएगा। गैस के वॉल्यूम बढ़ने का ये मतलब है कि गैस का नंबर नहीं बढ़ रहा, बल्कि गैस के मालिक्यूल एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने पर इनकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी। अब इस रिलेशन को आपने कांस्टेंट में चेंज करना है, तो आप लिखेंगे V इज इक्वल टू के टी। के क्या होगा? दिस इज कॉल्ड कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, इसको आप कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कहेंगे। और इसी तरह आपने एट कांस्टेंट प्रेशर फिर उसी तरह यहाँ पर नीचे एज सच लिखना है। और फिर इसके बाद के चूंकि कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी आप कहेंगे कि के इज इक्वल टू कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो ये हमारे पास क्या हुआ, ये चार्ल्स लॉ आपने फिर कांस्टेंट लगा लिया। अब आप अगर टी को इस तरफ ले आए तो चूंकि ये के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ पर आकर v के नीचे आ जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो आप लिखेंगे v डिवाइडेड बाय t इज इक्वल टू के। तो ये हमारे पास चार्ल्स लॉ का एक सेकेंड डिफिनेशन आया और ये डिफिनेशन क्या होगा, द रेशियो बिटवीन वॉल्यूम ऑफ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। यानी वॉल्यूम किसी भी गैस का या फिक्स्ड अमाउंट ऑफ गैस का अगर आप डिवाइड कर दिए टेम्परेचर पर तो ये कांस्टेंट के इक्वल होगा। दिस इज कॉल्ड चार्ल्स लॉ, ये भी चार्ल्स लॉ होगा। तो इसको आप यूँ भी डिफाइन, जिस तरह हमने पहले डिफाइन किया कि द रेशियो बिटवीन फिक्स अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ गैस एंड टेम्परेचर इज ऑलवेज कांस्टेंट। अब आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं कि अगर गैस का वॉल्यूम V1, अगर आप टेम्परेचर से हम स्टार्ट करेंगे, अगर टेम्परेचर T1 होगा तो गैस का वॉल्यूम क्या होगा, V1 होगा और ये कांस्टेंट की इक्वल है। और इसी तरह अगर टेम्परेचर T2 किया जाए, यानी बढ़ाया जाए, T1 से इंक्रीज किया जाए, T2 किया जाए, तो वॉल्यूम जो होगा वो V2 टाइम इंक्रीज हो जाएगा। और जब V2 टाइम इंक्रीज क्यों हुआ? क्योंकि जो गैस के मालिक्यूल्स एक दूसरे से दूर दूर चले गए, तो ये भी कांस्टेंट की इक्वल। तो आप यूँ लिख सकते हैं कि V1 डिवाइडेड बाय T1 इज इक्वल टू V2 डिवाइडेड बाय T2 इज इक्वल टू कांस्टेंट। अब आप एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन को देख लिए, ये जो रिलेशन है आप यूँ समझिए कि यहाँ पर एक गैस है और ये इस गैस का वॉल्यूम है और ये गैस, ये जो पिस्टन है, पिस्टन आप यूँ समझे
ये मूवेबल है। मूवेबल का मतलब ये कि ऊपर जा सकता है। कांस्टेंट प्रेशर का ये मतलब है कि अगर ये फिक्स होता ये सिस्टम तो आप यूं कहते कि प्रेशर इज नॉट कांस्टेंट। अब प्रेशर कांस्टेंट का ये मतलब है कि अगर गैस का वॉल्यूम एक्सपेंड हो और इसको आप हीटअप कर दो तो ये खुद ब खुद ऊपर चला जाएगा। अब आप यहाँ पर आ जाए, ये एक सिलेंडर है, इसमें गैस बंद है और गैस ये है और गैस के ऊपर मूवेबल सिस्टम है, यानी ऊपर जो सिस्टम है ये ऊपर मूव कर सकता है। इट मीन्स कि प्रेशर जो है यहाँ पर कांस्टेंट लिया गया है। तो गैस का वॉल्यूम V1 है और टेम्परेचर जो है इसका T1 होगा। तो यहाँ पर हमने V1 डिवाइडेड बाय T1 लिखा हुआ है। अब अगर इस गैस के नीचे ये जो गैस है, लेट्स सपोज ये गैस है, इसके नीचे आपने क्या किया, इसको आप हीटिंग दे रहे हैं यानी इसको गर्म कर रहे हैं, तो ये जो पिस्टन होगा, ये पिस्टन ये चूंकि मूवेबल है ये ऊपर उठना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि गैस मॉलिक्यूल की जो काइनेटिक एनर्जी है वो बढ़ गई। अब इस गैस का जो नया वॉल्यूम होगा वो V2 होगा, V1 नहीं होगा, क्योंकि वॉल्यूम जो है वो इंक्रीज हो चुका है। तो आप लिखेंगे V2 डिवाइडेड बाय T2, क्योंकि टेम्परेचर भी बढ़ गया। तो ये भी किसके इक्वल हुआ, ये आप यहाँ पर लिखेंगे कांस्टेंट के इक्वल है। तो वॉल्यूम आफ्टर हीटिंग का ये मतलब है ये V2 हो गया और टेम्परेचर इस पर इंक्रीज हो गया, ये T2 हो गया। तो इस तरह जो पिस्टन था ये ऊपर चला गया और गैस का जो वॉल्यूम है काइनेटिक एनर्जी की वजह से ये गैसेस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से या गैस के मॉलिक्यूल एक दूसरे से दूर दूर चले गए और वॉल्यूम जो है वो एक्सपेंड हो। अच्छा, ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ को देखते हैं। ये दो लाइन आपने ग्राफ बनाया हुआ है, यहाँ पर दो लाइंस है। जो नीचे वाला लाइन होगा ये एक्स एक्सिस पर होगा जिसका ये टेम्परेचर को शो करेगा, और जो ऊपर लाइन है ये वाई एक्सिस पर होगा और ये वॉल्यूम और फिक्स अमाउंट ऑफ गैस को शो करेगा। अच्छा, फिक्स अमाउंट भी हो सकता है, वेरिएबल भी हो सकता है, उसको फिर बाद में देखते हैं कि वो, लेकिन आप यहाँ यूँ समझिए कि वॉल्यूम ऑफ गैस को शो कर। अगर यहाँ पर देखा जाए वॉल्यूम ऑफ गैस ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, ये जो नंबर बढ़ रहा है इट मीन्स कि वॉल्यूम ऑफ गैस बढ़ रहा है। यहाँ 10, ये 20, ये फिर 30, ये 40। और फिर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से टेम्परेचर जो है वो एक्स एक्सिस में बढ़ रहा है। दिस इज 0, दिस इज 200, 400, 600 एंड 800। अब यहाँ पर आपके पास स्ट्रेट लाइन ऑब्टेन हो रहा है, ये स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रहा है। अब फर्ज करिए आप इस स्ट्रेट लाइन को कंसिडर करते हैं, तो जैसे टेम्परेचर बढ़ रहा है तो यहाँ से वॉल्यूम जो होगा उसका इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा वाई एक्सिस में। तो आपके पास जो लाइन होगा वो स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। अब मुख्तलिफ प्रेशर पर आपके पास जो लाइन हो मुख्तलिफ आ रहे हैं। 1 atm पर जो है वो वॉल्यूम ऑफ गैस ज़्यादा बढ़ रहा है, 2 atm पर जो है वो ज़्यादा, क्योंकि प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर ये जो P1 atm, P इक्वल टू 2 atm, P इक्वल टू 3 atm ये एक्सटर्नल प्रेशर को शो कर रहे हैं। तो 1 atm पर जो गैस का वॉल्यूम वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है और 2 atm पर फिर ये थोड़ा सा कम इंक्रीज हो रहा है बाय इंक्रीजिंग टेम्परेचर। 3 atm पर फिर ये लाइन जो है बिल्कुल टेम्परेचर एक्सिस के पास आ रहा है। मतलब हमारे ये जो तीन लाइन है इसका मतलब ये कि मुख्तलिफ एक्सटर्नल प्रेशर्स को शो कर रही है कि 1 atm पर ज़्यादा इंक्रीज हुआ वॉल्यूम, 2 atm पर फिर थोड़ा सा कम होगा, 3 atm पर फिर थोड़ा सा और कम होगा। लेकिन अगर आप इस एक लाइन को कंसिडर करें, दिस इज ये कांस्टेंट प्रेशर को शो कर रहा है, ये भी कांस्टेंट प्रेशर को शो कर रहा है, दैट इज 1 atm, और ये लाइन भी कांस्टेंट प्रेशर को शो कर रहा है, दैट इज 3 atm। तो ये आप जिस तरह भी कंसिडर कर लें। अब अगर नंबर ऑफ मोल एक गैस के, मतलब आप दो गैसेज है, आपने एक गैस को एक सिलेंडर में डाला हुआ है, दूसरे गैस को दूसरे सिलेंडर में डाला हुआ है, तो जिस गैस का नंबर ज़्यादा होगा उसका लाइन ये होगा, यानी और जिस नंबर या नंबर ऑफ मोल जिस गैस के ज़्यादा हो उसका ये लाइन होगा, और जिस गैस का के नंबर ऑफ मोल जो है वो कम हो उसका लाइन ये होगा। अब ये क्यों हुआ? क्योंकि जिस गैस के नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो तो वो ज़्यादा उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा, और जिस गैस के नंबर ऑफ मोल कम हो तो वो फिर क्या होगा, उसका जो टेम्परेचर इंक्रीज करने के साथ साथ उसका जो वॉल्यूम होगा वो एज कम्पेयर टू दिस वन वो कम इंक्रीज होगा। तो ये जो लाइन इस तरफ आ रही है ये ज़्यादा वॉल्यूम इंक्रीज को शो कर रही है, और अगर लाइन नीचे की तरफ आए तो ये फिर कम इंक्रीज को वॉल्यूम इंक्रीज को शो करेंगे। तो हम यूँ इस लाइन को यूँ भी कंसिडर कर सकते हैं कि ये जो लाइन है ये उस गैस के जिसके नंबर ऑफ मोल ज़्यादा हो, ये और ये जो लाइन है उस गैस के जिसके अंदर नंबर ऑफ मोल कम हो। तो नंबर ऑफ मोल ज़्यादा होने की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी होगी सारे गैस मॉलिक्यूल की ज़्यादा हो जाएगी, तो इसका वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज होगा और प्रेशर आपने कांस्टेंट रखना है। और यहाँ पर भी आप यूँ समझे कि प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, वो 1 atm है, लेकिन नंबर ऑफ मोल जो है वो कम है, दैट्स वाई फिर लाइन जो है ये वॉल्यूम एक्सिस से थोड़ा सा इस तरफ आया। तो हम यूँ कह सकते हैं कि
मुख्तलिफ प्रेशर्स पर या मुख्तलिफ नंबर ऑफ मोल्स पर आपके लाइन जो होंगे वो डिफरेंट होंगे। तो इसका कंक्लूजन ये है। इन जनरल आप ये कहेंगे कि अगर टेम्परेचर बढ़ता जाए एक्स एक्सिस पर तो वॉल्यूम जो होगा वो वाई एक्सिस पर बढ़ता जाएगा, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन जो होगा वो ऑब्टेंड होगा। तो यह हमारा जो चार्ल्स लॉ था इसका ग्राफिकल एक्सप्लेनेशन था। और ईच कांस्टेंट प्रेशर लाइन इज कॉल्ड आइसोबर, इसको भी आपने याद रखना है। इस लाइन को आप आइसोबर कहेंगे क्योंकि ये कांस्टेंट प्रेशर पर क्या हो रहा है, ये बढ़ रहा है। अगले लेक्चर में हम एब्सोल्यूट जीरो को डिटेल में डिस्कस करेंगे, और जब आप हम एब्सोल्यूट जीरो को मतलब डिटेल में डिस्कस करें, फिर दिस इज सेकंड थर्ड डिफिनेशन ऑफ चार्ल्स लॉ, फिर इसको फिर एक मरतबा डिफाइन करेंगे थर्ड डिफिनेशन।